हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अच्छी बात है। किस में व्यस्त हैं आप लोग? पढ़ाई में। पढ़ाई में व्यस्त नहीं है आप लोग, OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, चलो 2-4 वेब सीरीज बताऊंगा लेक्चर के बाद, फिलहाल पढ़ाई कर लो। सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक पढ़े थे। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो 2 फंक्शंस अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो 2 फंक्शंस कौन कौन से कंप्लीट किए थे? एक हमने कंप्लीट किया था एलोकेशन और एक हमने कंप्लीट किया था रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मैंने बेटा आप लोगों को थर्ड फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं किया था। थर्ड फंक्शन है स्टेबलाइजेशन, जो आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स पढ़ाई थी। एक हम लोगों ने पढ़ा था टर्म फिस्कल फेडरलिज्म। याद करो, फिस्कल फेडरलिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था? रिचर्ड मसग्रेव ने। फिस्कल फेडरलिज्म टर्म के अंदर रिचर्ड मसग्रेव ने क्या बोला कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है बेटा, 2 गवर्नमेंट की बात की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट के क्या फंक्शन सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद है? आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट बनी हुई है? 3। एक लिस्ट स्टेट, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पे लॉ दोनों गवर्नमेंट बनाएंगी। लेकिन अगर एक मैटर पे दोनों गवर्नमेंट क्या बनाती हैं बेटा? लॉ बनाती हैं, तो कई बार क्या अराइज हो सकता है? कॉन्फ्लिक्शन अराइज हो सकता है। तो उस टाइम पे कौन से गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद बेटा वापस, इसके बाद अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लास्ट फंक्शन बचा है आप लोगों का, हेडिंग डाल लो, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अगर मैं बात करूं लास्ट फंक्शन बचा है एंड दैट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अगर मैं बात करूं, एलोकेशन फंक्शन कंप्लीट हुआ था, रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट, सर स्टेबलाइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है ना तो बेटा क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन। ना क्या होना चाहिए? डिफ्लेशन। सिंपल सा मतलब है ना तो प्राइस ज्यादा होने चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के, ना कम होने चाहिए। अगर वापस सुन लो, अगर प्राइस ज्यादा होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, तो बेटा किसको प्रॉब्लम होती है? कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हर चीज के प्राइस इंक्रीज हो गए तो बेटा कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी, यस या नो? दूसरा पॉइंट, अगर बेटा हर चीज के प्राइस कम हो गए तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसको है? सेलर को। तो मैंने आपको बताया था अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बेटा सेलर को होती है। सेलर का क्या कम हो जाता है? प्रॉफिट मार्जिन। और कई बार ऐसा होता है कि सेलर को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में सेलर क्या करता है? इस सिचुएशन में सेलर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन एम्प्लॉइज को जॉब से क्या कर देता है? निकाल देता है। और बेटा कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक बात याद रखना, अगर वापस सुन लो, अगर प्राइस ज्यादा है तो कस्टमर को प्रॉब्लम। तो खाली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस ज्यादा हैं जिसको इन्फ्लेशन बोल रहे हैं, तो कस्टमर को प्रॉब्लम है। और अगर इकोनॉमी में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस कम हो जाते हैं तो बेटा उसमें कस्टमर को तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सेलर को प्रॉब्लम है। सेलर को प्रॉब्लम कैसे है? सेलर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, या ऐसा होगा कि सेलर को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अब सोच के देखो, एज अ सेलर आपको क्या नहीं हो रहा? प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो बेटा आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज हैं आप उनको सैलरी नहीं दे पाओगे। जब आप सैलरी नहीं दे पाओगे तो आप उन एम्प्लॉइज को जॉब से क्या कर दोगे? निकाल दोगे। जब सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक बात याद रखना, इन केसेस में दैट इज इसके अंदर गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को यह चेक करना पड़ेगा ना तो प्राइस क्या हो ज्यादा, ना प्राइस क्या हो कम।
हमेशा प्राइस कैसे होने चाहिए? स्टेबल। स्टेबल को इन सिंपल मीनिंग हम लोग बोलते हैं प्राइस कैसे होने चाहिए? मॉडरेट। तो याद रखना, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में ना तो प्राइस ज्यादा होगा ना प्राइस कम होगा, हमेशा प्राइस कैसा होगा? मॉडरेट। मॉडरेट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल। अब दूसरा पॉइंट सुनो, मैंने 3 फंक्शन पढ़ाए आप लोगों को, दैट इज थर्ड फंक्शन स्टार्ट किया है। सोच के बताओ, याद करो, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक है या मैक्रो इकोनॉमिक? और स्टेबलाइजेशन कौन सा फंक्शन है? मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये याद रखना, एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन में 2 आते हैं, वन इज एलोकेशन फंक्शन, वन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, और स्टेबलाइजेशन फंक्शन है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक। आई होप क्लियर है यहां तक? अब सुनो जरा, यहां तक तो इन्होंने स्टेबलाइजेशन फंक्शन समझाया है। अब स्टेबलाइजेशन फंक्शन के कुछ एम्स बताए हैं। सर क्या मतलब है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन के कुछ एम होते हैं। सर वो एम क्या होते हैं? 4 एम बताए हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सर स्टेबलाइजेशन फंक्शन के 4 एम बताए हैं। सिंपल सा मतलब, हम कब कहेंगे कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, हम कब बोलेंगे? जब ये 4 कंडीशंस क्या होंगी? फुलफिल होंगी। सर वो 4 कंडीशंस क्या हैं? ध्यान से सुनना, एमसीक्यू है। पहला पॉइंट, स्टेबलाइजेशन में खाली हम लोग प्राइस की बात नहीं करेंगे, ये याद रखना। थोड़ा सा डिटेल में आ रहा हूं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में खाली प्राइस के बेसिस पे बात नहीं की जाती। प्राइस तो होता ही है, लेकिन प्राइस के साथ साथ 3 चीजें और होती हैं। अगर वो 3 चीजों के साथ साथ प्राइस की बात करी जा रही है तो बेटा हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी कैसी है? स्टेबल। सर पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है हमारी इकोनॉमी, वापस सुनो, हमारी इकोनॉमी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज सुन लो, हमारी इकोनॉमी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हम अगर उतने गुड्स और सर्विसेज क्या कर पा रहे हैं? प्रोड्यूस, तो बेटा हम लोग बोलेंगे हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। सर क्या मतलब हुआ इसका? इंडिया की कैपेसिटी है 5000 किलो आलू प्रोड्यूस करने की। वापस सुन लो, इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे इकोनॉमी वर्ड लिखा है तो मैं एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इंडिया की कैपेसिटी है कि वो 5000 आलू प्रोड्यूस कर सकता है। अगर इंडिया 5000 किलो आलू प्रोड्यूस कर रहा है तो बेटा हम बोलेंगे इकोनॉमी कैसी है? स्टेबल। तो याद रखना, इकोनॉमी को स्टेबल कब बोला जाता है? जितनी हमारी इकोनॉमी की क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर हम उतने गुड्स और सर्विसेज क्या कर पा रहे हैं? प्रोड्यूस, तो बेटा हम बोलेंगे हमारी इकोनॉमी कैसी है? स्टेबल। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। खाली एक कंडीशन नहीं, इसके बाद सेकंड कंडीशन पे आते हैं। जितना हमने गुड्स और सर्विसेज क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उन गुड्स और सर्विसेज पे टोटल, उन गुड्स और सर्विसेज पे टोटल क्या हो चुकी है? स्पेंडिंग। सर क्या मतलब हुआ? हमारी इकोनॉमी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमने उतना प्रोड्यूस कर दिया, और वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे बिक गए। सोच के देखो मैंने क्या लिखा है? टोटल स्पेंडिंग। एक बात सोचो, मैं बोल रहा हूं हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आलू को प्रोड्यूस करने की? 5000 किलो। अगर हम 5000 किलो आलू प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमने उतना क्या कर दिया? प्रोड्यूस। और वो 5000 किलो आलू पे टोटल क्या हो चुकी है? स्पेंडिंग। इसका मतलब लोगों ने वो सारे के सारे आलू जितने भी हमने प्रोड्यूस किए थे वो सारे के सारे क्या कर लिए? परचेज। इसका मतलब जितनी चीजें हमने प्रोड्यूस करी वो सारी की सारी क्या हो गई? सोल्ड आउट। इसका मतलब जो हमने प्रोड्यूस करा है उस पे टोटल क्या हो चुकी है? स्पेंडिंग। सोच के देखो, ये स्टाइलस बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे देश की है 1 लाख। तो पहला पॉइंट, 1 लाख हमने बना दिए, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई? फर्स्ट। और ये 1 लाख जो हमने बनाए स्टाइलस, ये सारे के सारे क्या हो गए? सोल्ड आउट। मींस लोगों ने इस पे क्या कर लिया? स्पेंडिंग। स्पेंडिंग मतलब लोग खरीद रहे हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, कुछ भी नहीं बचा।
जितना बना एज इट इज क्या हो गया, सोल्ड आउट. दैट इज व्हाट सेकंड कंडीशन. क्लियर है यहां तक? थर्ड कंडीशन, हमारे देश के अंदर, वापस हमारे देश के अंदर सबको, हमारे देश के अंदर सबके पास क्या हो, हमारे देश के अंदर सबके पास क्या हो, एम्प्लॉयमेंट. कोई भी बेरोजगार ना हो. वापस बोल रहा हूं, थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के अंदर सबके पास क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार. कोई भी क्या ना हो, अनएम्प्लॉयड. अगर सबके पास रोजगार है तो ही बोलेंगे बेटा हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, स्टेबल. और फाइनली फोर्थ कंडीशन. सर फोर्थ कंडीशन क्या है? प्राइस कैसे होने चाहिए, ज्यादा कम. प्राइस होने चाहिए ना तो ज्यादा ना कम. तो तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बात करूं, तुम्हारे मॉड्यूल ने लिखा है प्राइस होने चाहिए लो. लो के बाद तुम्हारे मॉड्यूल ने आगे लिख दिया स्टेबल. सर यहां पे मतलब क्या है? ना तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए. इसलिए याद रखना गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कैसे होंगे, स्टेबल. अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती हैं तब आप बोलेंगे कि आपकी इकोनॉमी कैसी है बेटा, स्टेबल. तो खाली स्टेबलाइजेशन फंक्शन में आप क्या चेक नहीं करेंगे, प्राइस. प्राइस के साथ साथ आप तीन कंडीशन और देखेंगे. पहली कंडीशन, जितनी आपकी इकोनॉमी की क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या आप उतने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यस या नो. दूसरा, जितने आपने गुड्स और सर्विसेज क्या करे, प्रोड्यूस, उस पर टोटल क्या हो गई, स्पेंडिंग. तीसरा, आपकी इकोनॉमी में जितने भी लेबर हैं सबके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट. कोई भी क्या नहीं है, अनएम्प्लॉयड. तीसरा ये था. चौथा था प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल. दैट इज लो. लो का मतलब कम नहीं ज्यादा नहीं, हमेशा प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल. अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती हैं तो बेटा आप कहेंगे आपकी इकोनॉमी कैसी है, स्टेबल. तो ये याद रखना, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में खाली प्राइस नहीं देखते, चार कंडीशन देखते हैं. और इन चार कंडीशन को बोला गया है एम ऑफ स्टेबलाइजेशन. और स्टेबलाइजेशन कैसा है, मैक्रो माइक्रो. तो याद रखना माइक्रो. तो बेटा एम ऑफ मैक्रो स्टेबलाइजेशन के अंदर चार एम लिखे हैं जिनको आप चार कंडीशन भी बोल सकते हैं. एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहां तक क्लियर है सबको? पहले अपडेट करो जल्दी से. हेडिंग डाल रखा है आप लोगों ने स्टेबलाइजेशन. हेडिंग डाल रखा है आप लोगों ने स्टेबलाइजेशन फंक्शन. अब स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर जिस तरीके से लिखवा रहा हूं प्लीज उस तरीके से लिखना. इसमें डैश डाल के एक लाइन लिखो. स्टेबलाइजेशन फंक्शन में डैश डाल के एक लाइन लिखो. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. आ गया देखो वर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड. मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड टू एग्जिस्ट. इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन. मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन. अब सर इकोनॉमिक स्टेबल, दैट इज इकोनॉमी स्टेबल कब कहलाएगी, जब चार कंडीशंस क्या होंगी, फुलफिल. अब ये चार कंडीशंस लिखनी है 1 2 3 4 या ABCD करके लिखो. फर्स्ट लिखो द इकोनॉमी आउटपुट. द इकोनॉमी आउटपुट. फर्स्ट लिखना है द इकोनॉमी आउटपुट मैचेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. द इकोनॉमी आउटपुट मैचेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. इसका मतलब बेटा आपका इकोनॉमी की जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपने उतना आउटपुट क्या किया, प्रोड्यूस. क्लियर है? सेकंड लिखो इकोनॉमी टोटल स्पेंडिंग. इकोनॉमी टोटल स्पेंडिंग मैचेस इट्स टोटल आउटपुट. इकोनॉमी टोटल स्पेंडिंग मैचेस इट्स टोटल आउटपुट. इसका मतलब जितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया उस आउटपुट पे टोटल क्या हो गई, स्पेंडिंग.
इसका मतलब क्या होता है लेमन टर्म्स में? टोटल स्पेंडिंग हो गई आउटपुट पे, इसका मतलब जितना आउटपुट आपकी इकोनॉमी ने क्या करा, प्रोड्यूस, वो सारा क्या हो गया, सोल्ड आउट। थर्ड लिखो, इकोनॉमीज लेबर आर फुली एम्प्लॉयड। इकोनॉमीज लेबर आर फुली एम्प्लॉयड, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके पास, सबके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एंड फाइनली लास्ट, इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए या कम? कम होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला प्राइस क्या होने चाहिए। तो इन्होंने फोर्थ पॉइंट कैसे लिखा, ध्यान से लिखना, लिखो इन्फ्लेशन इज लो, कॉमा स्टेबल। याद रखना प्राइस ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इन्होंने इसी लाइन में इस तरीके से लिखा है, ना तो प्राइस ज्यादा होने चाहिए ना प्राइस कम, हमेशा कैसे होने चाहिए, स्टेबल। तो यह लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन इज लो कॉमा स्टेबल। यहां पे स्टेबल वर्ड को अंडरलाइन कर लो। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए। अब एक मिनट, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले बस मुझे यह बताओ, स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर गवर्नमेंट को आना चाहिए या नहीं? अभी एक मिनट, मुझे बस इतना सोच के बताओ, याद है एडम स्मिथ कहते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट को आना चाहिए, हां या ना? एडम स्मिथ कहते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? 3 काम। वो 3 काम क्या थे? नेशनल डिफेंस, एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब एक बात बताओ, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, कौन बोल रहा था? एडम स्मिथ। लेकिन रिचर्ड मसग्रेव क्या बोलते हैं? आना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट, वापस सुन लो, स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट अगर नहीं आता तो बेटा ये जो एम तुमने पढ़े हैं, ये एम क्या नहीं होते, अचीव। वापस सुन लो, रिवर्स पॉइंट। अगर मैं बोलता हूं एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग बात करते तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। अगर स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गवर्नमेंट नहीं आता तो बेटा ये जो एम है, ये एम क्या ना होते, अचीव ना होते। तो बेटा इसलिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन में किसको आना पड़ा? गवर्नमेंट को। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ा, और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट यूज करता है बेटा टू इंस्ट्रूमेंट्स। मैं वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट यूज करता है 2 इंस्ट्रूमेंट्स। सिंपल सा मतलब 2 मेथड्स। सर वो 2 मेथड्स क्या क्या है? एक मेथड है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और एक मेथड है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सिंपल सा मतलब इकोनॉमी को अगर स्टेबल करना है तो किसको आना पड़ेगा? गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कितने मेथड्स यूज करता है? 2। एक मेथड को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। एक मेथड को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों चैप्टर हैं आगे डिटेल में। यहां पे सिर्फ इन्होंने क्या बताया है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन के एम को अचीव करने के लिए किसको आना पड़ा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेबलाइजेशन फंक्शन को अचीव करता है? थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है, ये फिस्कल पॉलिसी को तो बनाता है बेटा गवर्नमेंट, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है बेटा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला पॉइंट सुन लो, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी के थ्रू स्टेबलाइजेशन फंक्शन को यूज, दैट इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन को मेंटेन करता है? फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी। अब प्रॉब्लम इज दैट तुम्हारे मॉड्यूल ने इस तरीके से लिखा है कि गवर्नमेंट इन दोनों को यूज करके स्टेबल करता है इकोनॉमी को। याद रखना, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को स्टेबल करता है, और कई बार बीच में किसको आना पड़ता है? और आरबीआई कौन सी पॉलिसी के थ्रू स्टेबल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों डिटेल में है आगे चैप्टर।
फिलहाल के लिए बस इतना दिमाग में रखो, अभी जब पढ़ोगे आगे और ज्यादा डिटेल में। सर फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करा जाता है? स्टेबल किया जाता है इकोनॉमी को। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट दो चीजों को यूज करता है। सर वो होती हैं दो चीजें, कौन कौन सी याद है? एक होता है बेटा टैक्स और एक होता है बेटा एक्सपेंडिचर। इसका मतलब सर फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट दो चीजों को यूज करता है। एक तो यूज करता है बेटा वो क्या? टैक्स, और एक यूज करता है बेटा वो क्या? एक्सपेंडिचर। सर क्या मतलब? इसको डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से। पहले बात कर रहा हूं सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की अभी। तो फिस्कल पॉलिसी पहले कौन बनाता है? गवर्नमेंट। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट कौन से फंक्शन को मेंटेन करता है? स्टेबलाइजेशन। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट कितनी चीजों को यूज करता है? दो, वन इज टैक्स, वन इज एक्सपेंडिचर। अब देखो जरा सामने, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं बेटा डिफ्लेशन है, सोच के देखो। डिफ्लेशन का मतलब प्राइस क्या हो गए? प्राइस क्या हो रहे हैं? प्राइस हो गए हैं कम। जब प्राइस कम हो रहे हैं तो किसको प्रॉब्लम हुई? इसका मतलब किसको प्रॉब्लम हुई? सेलर। सेलर ने पब्लिक को जॉब से क्या कर दिया? निकाल दिया। और क्या आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। लोगों के पास क्या नहीं है? रोजगार। लोगों के पास पैसा नहीं है। यही होगा। जब मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा तो मेरे पास कोई भी साधन नहीं होगा ना पैसे का। अब थॉट लगाओ, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो कम हो गए, सेलर को प्रॉब्लम हुई, सेलर ने लोगों को जॉब से निकाल दिया, क्या आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बताना इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में कितनी चीजें यूज करेगा? सुनो, अब मुझे बताओ, जब अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बेटा टैक्स को इंक्रीज करेगा या कम करेगा? तो टैक्स हो जाएगा क्या? कम। यही होगा भाई। मुझे बताओ, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या हो चुका है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा या कम करेगा? तो पॉइंट, जब डिफ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट टैक्स को क्या करता है? कम। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जो खर्चे हैं, खर्चों को क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडिचर। वो क्या करेगा? सर कैसे करेगा? देखो, लोगों के पास क्या नहीं है? जॉब। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करेगा। जैसे अपने ही सिटी में देख लो, प्रोजेक्ट चल रहा है, सबको पता होगा। ये जो रैपिड रेल का प्रोजेक्ट अपनी सिटी में चल रहा है, इस पे गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, यस या नो? इसका मतलब गवर्नमेंट ने रैपिड रेल पे क्या किया? एक्सपेंडिचर। क्यों किया? जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बेटा क्या मिले? क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट बाहर कैसे निकालेगा? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगा? इंक्रीज। और टैक्स क्या कर देगा? डिक्रीज। पहला एमसीक्यू। डिफ्लेशन में गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करता है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में टैक्स को बढ़ाएगा, कम करेगा? कम करेगा। और एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं रिवर्स। रिवर्स के अंदर मैं बोल रहा हूं बेटा क्या आ चुका है? अब बस सोचो, इन्फ्लेशन का मतलब हर चीज के क्या हैं? प्राइस क्या हैं? ज्यादा हैं। अब मुझे सोच के बताओ, प्राइस ज्यादा है इसका मतलब सबके पास पैसा है ना, तभी तो खर्च कर रहे हैं। एक बार मुझे बताओ, प्राइस ज्यादा हो गए, सोच के देखो, प्राइस ज्यादा हो गए, पैसा है सबके पास। अब मुझे बताओ बस, अगर प्राइस ज्यादा है, प्राइस को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा? और खर्चे करेगा। तो एक्सपेंडिचर को क्या कर देगा? एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बेटा? कम। वापस सुन लो, एमसीक्यू के लिए दोनों पॉइंट हैं ये। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स को बढ़ाता है, एक्सपेंडिचर को कम। डिफ्लेशन के टाइम पे टैक्स को करता है कम और एक्सपेंडिचर को करता है ज्यादा। ये बताया गया है तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर दोनों पॉइंट। अब एक मिनट, तो तुमने सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? तुम्हें सेकंड पॉइंट ये लिखना है कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या करना पड़ेगा? इंटरवीन। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा कितने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू?
वन इज फिस्कल, वन इज मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं बोल रहा, हर कंट्री के सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं। और इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई। अब सर गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में कितनी चीजें यूज करता है? दो, वन इज टैक्स, वन इज एक्सपेंडिचर। सर अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई क्या बनाता है? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या यूज करता है? इंटरेस्ट रेट। पढ़ेंगे आप लोग आगे जाके। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या यूज करेगा? इंटरेस्ट रेट, जिसके थ्रू वो इकोनॉमी को स्टेबल करेगा। जैसे वापस सुन लो, जैसे बहुत सारे रेट पढ़ोगे अभी आगे जाके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे रेट पढ़ोगे जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। अब अच्छा एक बात सोच के था ना, मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, इसका मतलब कौन सी सिचुएशन है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लोन पे घटाएगा। सोच के देखो, पैसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेशन है। मैं गया बैंक के पास लोन लेने, तो कम इंटरेस्ट पे लोन देगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे, तो बेटा इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा आरबीआई? कम करेगा ना। और बहुत पैसा है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो बस इतना दिमाग में रखो, ये चीजें जो भी मैं तुम्हारे को ओवरव्यू की फॉर्म में बता रहा हूं, ये अगले 2 चैप्टर हैं, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, पूरी फिस्कल पॉलिसीज पढ़नी है। यहां तक क्लियर है? सेकंड पॉइंट ये लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना अब तुम लोग। तो तुमने पहला लिखा है एम, बस अब प्लीज थोड़ी देर आप लोगों ने पहला पॉइंट लिखा है एम। अब इसी के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन। इसका मतलब गवर्नमेंट जब स्टेबलाइजेशन फंक्शन में इंटरवेंशन करता है, गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन मे बी थ्रू fiscal policy as well as monetary policy. Government stabilization intervention may be through fiscal policy as well as monetary policy. यहां पे दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो, फिस्कल एज वेल एज मॉनेटरी, फुल स्टॉप। मॉनेटरी पॉलिसी में पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी। और क्या यूज करेगा? इंटरेस्ट। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। क्या यूज करेगा? टैक्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। तो फुल स्टॉप के बाद लिखो, फुल स्टॉप के बाद मॉनेटरी पॉलिसीज आर डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से लिखना, एमसीक्यू में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आएगा। मॉनेटरी पॉलिसीज आर डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखो आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसीज आर डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखो आरबीआई, which uses interest rate, whereas fiscal policy are developed by government, which uses taxation and expenditure, अब यहां पे दो चीजों को अंडरलाइन करो। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, और इसमें अंडरलाइन करना है इंटरेस्ट। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट, उसमें अंडरलाइन करना टैक्सेशन, टैक्स दैट एज वेल एज एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, इसके बाद मैंने एक चीज और बताई, डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट
फिस्कल पॉलिसी में क्या करेगा? टैक्स को क्या करेगा? एक्सपेंडिचर को क्या करेगा? दूसरे पॉइंट में इन्फ्लेशन में फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगा और एक्सपेंडिचर को क्या करेगा? अब ये 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ से जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखो। टू सम अप, TO, टू सम अप, टू सम अप। नेक्स्ट लाइन पे लिखो टू सम अप, फिर 2 पॉइंट बनाना A और B करके। टू सम अप पहले पॉइंट में लिखो इफ देयर इज, और इन दोनों पॉइंट पे MCQ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन, इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन, कॉमा गवर्नमेंट में डिक्रीज, इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन, क्या कम करेगा? डिक्रीज बोल रहा हूं, डिक्रीज। और क्या इंक्रीज करेगा? अब मैं एक्सपेंडिचर की जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिख सकता हूं। गवर्नमेंट खर्चे क्या करेगा बेटा? कम करेगा। तो आपका मॉड्यूल जैसे लिख रहा है मैं वही लाइन लिखवा रहा हूं, लेकिन समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना बाद में। लिखो इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन, कॉमा द गवर्नमेंट में डिक्रीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट में डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंडिचर, एंड रेज, बढ़ाएगा, एंड रेज टैक्स। पहला पॉइंट क्लियर है? सेकंड रिवर्स कर रहा हूं, इन्फ्लेशन की जगह क्या आ गया? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस क्या हो गए? किसको प्रॉब्लम हुई? और क्या आ गया? एक सिचुएशन बताई थी जब सबके पास रोजगार नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिसेशन। और याद रखना 6 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जनरली देखा गया है 6 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो रिसेशन। और अगर 1 साल हो जाता है, 1 साल हो जाता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। वापस सुन लो, बता रहा हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। 6 महीने तक रोजगार नहीं है पब्लिक के पास तो क्या बोलेंगे? रिसेशन। और ये कंटिन्यूस होता चला जाएगा 1 साल, उसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। एक आया था यूएस में ग्रेट डिप्रेशन, पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके। यूएस में आया था ग्रेट डिप्रेशन। तो सोचो ग्रेट डिप्रेशन जब यूएस में आई थी सिचुएशन, तो कितने साल तक लोगों के पास पैसा नहीं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट नहीं था। कंटिन्यूसली 1 साल तक लोगों के पास क्या नहीं था? रोजगार। उस सिचुएशन को बोलते हैं डिप्रेशन। 6 महीने तक अगर रोजगार नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिसेशन। याद रखना ये वर्ड आगे कहीं भी आएंगे तो बस एक चीज दिमाग में रखना, क्या आ चुका है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड पॉइंट जो आप लिख रहे हो लिखो ध्यान से, इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब डिफ्लेशन वाली सिचुएशन की बात कर रहा है। इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमा द गवर्नमेंट माइट इंक्रीज। क्या इंक्रीज करेगा? अरे डिफ्लेशन में क्या इंक्रीज कर रहा है? एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अपनी स्पेंडिंग को क्या करेगा? स्पेंडिंग को बेटा अपने खर्चों को क्या करेगा? गवर्नमेंट बढ़ाएगा, कम करेगा। रटो मत प्लीज। मैंने बोला रोजगार नहीं है हमारे पास तो किसको आना पड़ा? गवर्नमेंट हम सबको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? नए नए क्या स्टार्ट करेगा? प्रोजेक्ट्स। जब गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो खर्चे क्या करेगा? और बेटा टैक्स क्या करेगा? कम। रट क्यों रहे हो? समझो चीजों को। तो लिखवा रहा हूं, इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमा द गवर्नमेंट माइट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। द गवर्नमेंट माइट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंडिचर, एंड रिड्यूस टैक्सेस, एंड रिड्यूस टैक्सेस। वापस बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को कहीं पे भी लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन दोनों पॉइंट पे एमसीक्यू है, वापस बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट पॉइंट और दे रखा है इस फंक्शन में। अब देख लो,
लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है? लास्ट पॉइंट ये दे रखा है कि अगर स्टेबलाइजेशन फंक्शन में कौन नहीं आता, सुन लो, अगर स्टेबलाइजेशन फंक्शन में कौन नहीं आता, गवर्नमेंट, इसका मतलब मार्केट को हम किसके हवाले छोड़ देते? प्राइवेट। इसका मतलब सुन लो, अगर हम प्राइवेट के हवाले मार्केट को छोड़ देते, दैट इज गवर्नमेंट अगर स्टेबलाइजेशन फंक्शन में नहीं आता तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। उस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जिस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। सर ये क्या होता है? इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता, साथ साथ इन्फ्लेशन भी क्या होता रहता? बढ़ता। वापस सुन लो, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। एक एमसीक्यू है, अभी तक आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे मॉड्यूल में बीच में एक लाइन लिखी है और कहीं से भी उठा के एमसीक्यू दे सकते हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट। अगर मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन, 4 ऑप्शन, क्या बढ़ रहा है? साथ साथ क्या बढ़ रहा है? इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। और ये जो स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन है ना, ये बहुत कंटेजियस है। सर कंटेजियस क्या होता है? बहुत जल्दी एक से दूसरे में फैलती है। कोविड का वायरस कंटेजियस वायरस था, ये बोला जाता था। सर क्यों बोलते थे उसको कंटेजियस? से फॉर एग्जांपल एक XYZ पर्सन के अंदर कोविड का वायरस आया, उसके टच में जितने भी थे उन सब पे फैल जाता था। अब सुनना जरा, स्टैगफ्लेशन को कैसे बोल रहे हैं? कंटेजियस। सर कंटेजियस क्यों है? अगर एक कंट्री में, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर एक कंट्री में कौन सी सिचुएशन आ गई? स्टैगफ्लेशन, तो बेटा एक कंट्री से ये बाकी कंट्रीज में भी क्या होता रहेगा? फैलता रहेगा ये सिचुएशन। सर क्यों? मुझे सोच के बताओ। एक एग्जांपल, यूएस में क्या आ चुका है? स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब यूएस में कौन सी सिचुएशन आ गई? अब जितने भी अदर कंट्रीज हैं जो यूएस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही होंगी, सोच के देखो, करते हैं ना? अब एक बात हो, कंप्यूटर के सारी जितनी भी गुड्स, दैट इज गुड्स कह रहा हूं, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया में कहां से आते हैं? अरे न्यूज़पेपर नाम की एक चीज होती है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ सुना है? ऐसी कोई सिचुएशन कंटेजियस, ऐसी कोई सिचुएशन सुनी है कि न्यूज़पेपर नाम की एक चीज आती है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, मेरठ सिटी न्यूज, सुनिए? क्या तुम लोगों ने उन न्यूज़पेपर के अंदर ये नहीं सुना कि इंडिया के अंदर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स खुद नहीं बनते? अच्छा छोड़ दो, एप्पल का फोन सुना है? ये सुना होगा, आंखें खुल गई। आधा कटा सेब, झूठा सेब, ठीक है? ऐसा ये कुछ इस तरीके का होता है। अब मुझे नहीं पता, ये चित्रकला पे मत जाना, ठीक है? अब एक मिनट, एप्पल का फोन कहां पे बनता है? ये पता है, चाइना में बनता है। एक बात बताओ, इंडिया के अंदर एप्पल का फोन इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है या दूसरी कंट्री से मंगा रहा है? दूसरी कंट्री से मंगा रहा है ना। सुनो प्लीज सुन लो, इसका मतलब इंडिया भी तो दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स और सर्विसेज क्या करता होगा? मंगाता होगा ना। इसको बोलेंगे इंपोर्ट। और दूसरी कंट्री इंडिया को क्या करती होगी? एक्सपोर्ट। पूरा चैप्टर पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड आगे। दूसरा पॉइंट, इंडिया से भी बहुत सारी चीजें बाहर जाती होंगी, बता देता हूं। इंडिया के अंदर मसाले, वापस बोल रहा हूं, दूसरी कंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी आती इंडिया में किस वजह से थी? मसालों की वजह से, ठीक है? तो इंडिया के अंदर बेटा, इंडिया के अंदर बनती हैं बेटा बहुत सारे मसाले जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरी कंट्री को इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट। और दूसरी कंट्री इंडिया से क्या करता है? अब सोचो, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड है कुछ चीजों के लिए, हां या ना? चाइना, वापस बोल रहा हूं, इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है।
अब चाइना में कौन सी सिचुएशन आ गई? तो बेटा कहीं ना कहीं वो सिचुएशन चाइना से इंडिया में भी तो आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या है? डिपेंड। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो। मैंने बोला स्टैगफ्लेशन कैसी प्रॉब्लम है? कंटेजियस। एक कंट्री में अगर क्या आ गया तो वो धीरे धीरे करते 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 सारी जगह पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसलिए बोलते हैं स्टैगफ्लेशन इज अ कंटेजियस प्रॉब्लम। और इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं कंटेजियस इफेक्ट। कंटेजियस इफेक्ट। एमसीक्यू सुन लो, स्टैगफ्लेशन कैसा इफेक्ट है? कंटेजियस। कंटेजियस मतलब अगर एक कंट्री में स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन आ गई तो वो धीरे धीरे करते करते सारी कंट्रीज में भी फैल सकती है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या है? डिपेंड है। आई होप क्लियर है। दिस इज द लास्ट पॉइंट जो आपके स्टेबलाइजेशन फंक्शन में गिवन है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अभी तक के, वापस बोल रहा हूं, अभी तक इस पे कोई एमसीक्यू नहीं आया जी। हाँ, तो लेकिन यहां पे स्टैगफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बोला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये कब आ सकती है? जब गवर्नमेंट बीच में ना आए, ये बोलना चाह रहा है। ये आया नहीं अभी तक ऐसा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या नहीं है, रोजगार भी नहीं है और हर चीजों के प्राइस और क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन आई नहीं है। गवर्नमेंट को इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बीच में आना पड़ेगा, ये बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे। मेरे पास पैसा भी नहीं है, इसका मतलब मेरे पास क्या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और हर चीजों के प्राइस कम भी नहीं हो रहे, तो क्या होगा? गई इकोनॉमी खत्म। इकोनॉमी खत्म। क्या हो रहा है? प्राइस कम नहीं कर रहा। एक बात, चाइना की बात करता हूं। चाइना से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, चाइना उन गुड्स के प्राइस क्या नहीं कर रहा? कम नहीं कर रहा। इसका मतलब प्राइस क्या है? हाई। इंडिया में रोजगार भी नहीं है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या है? डिपेंड। एक कंट्री में रोजगार नहीं है, दूसरी कंट्री पे डिपेंड है, दूसरी कंट्री में प्राइस क्या हो रहे हैं? अब मुझे बताओ इस सिचुएशन को क्या बोलूंगा? अब ये चीज तुम्हारे मॉड्यूल में कैसे लिख दी कि स्टैगफ्लेशन के अंदर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या होती है? डिपेंड होती है कुछ चीजों के लिए। वही बोल रहा हूं, एक मिनट सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ इकोनॉमिस्ट का क्या था मानना कि ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, समझो। तो ये पॉइंट सिर्फ एक बीच में क्या कर दिया? मॉड्यूल में लिख दिया। अब मुझे बताओ स्टैगफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका मतलब क्या बताया गया? आया नहीं अभी, लेकिन अगर स्टैगफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मतलब क्या समझा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट भी है और प्राइस भी क्या है? हाई। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वापस ऐसा हो सकता था, उनकी सोच थी। तो इसलिए तुम्हारे मॉड्यूल में ये लाइन लिख दी है। तो ये सोच के चलो कि तुम्हारा मॉड्यूल के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो उसमें कुछ एजम्पशंस भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखवा रहा हूं प्लीज कृपया करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्टैगफ्लेशन बोल रहा हूं इसको ध्यान से लिख लेना। लिखो, इफ मार्केट इज लेफ्ट, वापस ध्यान से लिखना, इफ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, इफ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, इसका मतलब किसके हवाले छोड़ दिया? इफ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, ध्यान से लिखना। अब आगे, इट मे बी पॉसिबल, देखो आगे लाइन, मे बी पॉसिबल। इफ मार्केट इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, it may be possible that a situation of stagflation, may occur, full stop,
दिस इज अ कंटेजियस प्रॉब्लम, दिस इज अ कंटेजियस प्रॉब्लम, दिस इज अ कंटेजियस प्रॉब्लम and a contagious effect, and a contagious effect because of international interdependency, because of international interdependency। अब देख लो यहां पे हर जगह एक वर्ड लिखा है मे बी। इसका मतलब क्या था? ये सिचुएशन आई थी या आ सकती है? आई नहीं। तो ये इकोनॉमिस्ट का क्या था? एक जजमेंट था, और वो जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये लाइन लिखवा दी है। अब एक मिनट यहां पे अंडरलाइन कर लो स्टैगफ्लेशन और कंटेजियस इफेक्ट को। अब तुम लोगों का ये 3 रोल कंप्लीट हुए हैं, दैट इज 3 फंक्शन। तुमने 3 फंक्शन पढ़े थे। पहला फंक्शन तुमने क्या पढ़ा? एलोकेशन। दूसरा फंक्शन क्या पढ़ा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या कंप्लीट किया है? अब एक छोटा सा हेडिंग डाल लो, इसी में हल्का सा ओवरव्यू दे रखा है, डिटेल नहीं है। जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होता क्या है सर? हमें नहीं पता, इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ोगे। सुन लो, गुड्स पे ही टैक्स नहीं लगता, सर्विस पे भी टैक्स लगता है। सुन लो, गुड्स पे ही टैक्स नहीं लगता, सर्विस पे भी टैक्स लगता है। सुन लीजिए प्लीज ध्यान से, तुम लोग पढ़ोगे टैक्सेशन एक सब्जेक्ट डिटेल में इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल में तुम्हारा टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर 2 तरीके के टैक्स पढ़ने हैं। तुमने बता देता हूं, एक पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, एक पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तुम क्या पढ़ोगे? जीएसटी। सबसे पहला पॉइंट, सर जीएसटी होता क्या है? यहां पे सिर्फ ओवरव्यू है। और सर यहां ओवरव्यू क्यों दे रखा है? सोच के देखो, लॉजिक लगाओ। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट किस चीज का यूज कर रहा है? टैक्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। जब टैक्स का यूज कर रहा है इसलिए टैक्स का हल्का सा क्या दे दिया? ओवरव्यू। आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे। अब सुनो, सबसे पहले तो सर जीएसटी कब आया? दैट इज इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। जीएसटी आया तुम लोगों का कब? 1 जुलाई 2017। डेट याद रखनी पड़ेगी। 1 जुलाई को ही क्या होता है तुम्हारा? सीए डे। 1 जुलाई को ही क्या होता है? डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को ही क्या होता है? जीएसटी का इंप्लीमेंट। बस दिमाग में रखना, सीए डे जिस दिन आया था उस दिन जीएसटी भी इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन यहां पे 2017। सुन लो, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। पहला पॉइंट, सर जीएसटी होता क्या है? ध्यान से सुनना, यहां पे जो तुम्हें समझा रहा हूं, 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक टैक्स होता है सर डायरेक्ट टैक्स, और एक टैक्स होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर बिफोर जीएसटी, प्लीज सुनो, बिफोर जीएसटी, जब जीएसटी नहीं आया था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे अलग अलग। सर क्या मतलब? सर सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, ठीक है, कस्टम, वैट, एक्साइज ड्यूटी, दैट इज डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे और पब्लिक परेशान रहती थी। मैं कौन से टैक्स की बात कर रहा हूं? इनडायरेक्ट। मैं किसकी बात नहीं कर रहा? डायरेक्ट। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बिफोर जीएसटी बहुत सारे क्या होते थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पब्लिक परेशान रहती थी, भाई बिल आया, बिल में क्या लिख दिया? सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स, वैट, कस्टम ड्यूटी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतने सारे कौन कौन से टैक्स लगा दिए। तो बेटा इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सुन लो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जितने भी क्या थे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया? क्लब करके क्या बना दिया? एक टैक्स। और वो एक टैक्स का नाम क्या रखा? एक टैक्स का नाम रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मुझे बताओ, जीएसटी के अंदर बहुत सारे कौन से टैक्सेस को क्लब किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब इसका मतलब सुन लो ध्यान से। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में गए,
अब ध्यान से सुनना, जब जीएसटी नहीं था तब क्या होता था? रेस्टोरेंट में जाते थे, रेस्टोरेंट में तुमने फूड आइटम्स ऑर्डर करी, तुम्हारा जो फूड आइटम्स था उसका जब बिल आता था, सुन लो, जब जीएसटी नहीं था क्या था? सपोज करो फूड आइटम्स तुमने ऑर्डर करी 1200 की थी, जब बिल आया उस पर नीचे लिखा सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, वैट, फलाना ढिमाका, और बिल बन गया 1590। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई कौन सा टैक्स लगा रहा है तू? सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। अब एक बात सोच के बताओ, कंफ्यूजन होती थी ना? तो अब सुनो, अब क्या होता है? अब रेस्टोरेंट में जाओ, बिल 1200 का फूड आइटम ऑर्डर किया, बिल पता है कैसे आएगा? बिल आएगा 1200, नीचे लिखा होगा CGST SGST, ठीक है? कितना होगा वापस? 2.5%, 2.5%, कहानी खत्म। इसका मतलब रेस्टोरेंट पे जो बिल आता है उस पे जीएसटी कितना होता है? 5%। 2.5% किसके पास गया? सेंटर के पास। 2.5% किसके पास गया? स्टेट के पास। कहानी खत्म, ये फालतू की चीजें खत्म। अब सिंप्लीफाइड है, हमें भी पता है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे कितना टैक्स देना है? 5%। कहानी खत्म। अब मुझे बताओ पहले क्या होता था? कुछ रेस्टोरेंट वाले सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज, फलाना टैक्स, यहां के बैठने का टैक्स, यहां लेटने का टैक्स, यहां सोने का टैक्स। अबे समझ ही नहीं आ रहा तू कर क्या रहा है? अब वो नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाइड कर दिया गवर्नमेंट ने क्या? टैक्स को। अब तुम्हें पता है रेस्टोरेंट में जाओगे कितना टैक्स देना है? 5। उसमें से आधा किसके पास गया और आधा किसके पास गया? कहानी खत्म। 2.5% कहां जाएगा? सेंटर। 2.5% कहां जाएगा? स्टेट। तो मुझे बताओ आसान किया है मुश्किल किया है? आसान। और ये बनाया किसने? बता देता हूं, मनमोहन सिंह जी ने। सबसे बेस्ट के कौन? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। उनका ड्राफ्ट किया हुआ है पूरा जीएसटी, इंप्लीमेंट किया इस गवर्नमेंट ने। उस गवर्नमेंट में उस टाइम पे इस टैक्स को इंप्लीमेंट नहीं किया। जैसी दूसरी गवर्नमेंट आई, बनाया तो मनमोहन सिंह जी ने था, फॉर्मुलेट उनका था, इंप्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट ने किया। अब एक मिनट, एक लाइन सुन लो, 1 नेशन 1 टैक्स। कहीं भी चले जाओ रेस्टोरेंट में, कितना देना है टैक्स? 5। अब सुन लो, इसमें एक चीज आएगी अब जो समझा रहा हूं। जीएसटी के होते हैं 3 कंपोनेंट। यहां तक समझ आ गया? कौन से अलग अलग टैक्सेस को क्लब किया? कौन से अलग अलग टैक्सेस को क्लब किया और उसको करके क्या बना दिया? एक सिंगल टैक्स जीएसटी। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017। आप सुनो, जीएसटी के हैं 3 कंपोनेंट्स, प्लीज सुन लो। एक है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। वेरी गुड, तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो फिर पढ़ क्यों दोबारा? क्यों अपनी एनर्जी और मेरी खराब कर रहे हो? चलो, सीजीएसटी की फुल फॉर्म? स्टेट। एक मिनट रटो मत, मैं सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं, तुम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हो। सीजीएसटी का सिंपल सा मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस मतलब स्टेट और आई मतलब इंटरनेशनल। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, आधे बोलेंगे इंटरनेशनल। पढ़ रहे हो इंडिया और बात करोगे इंटरनेशनल। आप सुनो प्लीज, कुछ नहीं करना, बस एक लास्ट लॉजिक है, सुन लो। अगर विद इन, मैं प्लीज ध्यान से सुन लो, अगर विद इन स्टेट गुड्स या सर्विसेज का क्या होता है? मूवमेंट। इधर देख लो सारे स्क्रीन पे थोड़ी देर। विद इन स्टेट गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है? मूवमेंट। सर विद इन स्टेट का मतलब क्या है? विद इन स्टेट का मतलब है, सपोज करो मेरठ की बात करता हूं। मेरठ कौन सी स्टेट का पार्ट है? यूपी। एक स्टूडेंट है गाजियाबाद, गाजियाबाद कौन सी स्टेट का पार्ट है? यूपी। सुन लो ध्यान से, गाजियाबाद से एक स्टूडेंट ने मेरे से लेक्चर परचेस करे, मेरे से लेक्चर परचेस करे। स्टूडेंट कहां का था? अब गाजियाबाद से स्टूडेंट ने परचेस किया और मैं कहां पे बिजनेस कर रहा हूं? मेरठ। दोनों का स्टेट सेम है डिफरेंट?
स्टेट बोल रहा हूं, स्टेट। ये सिटी है, ये स्टेट है। कितने स्टेट्स हैं? 28। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8, 9, 10, 11। पक्का? ठीक है, सुन लो, ये तो सिटीज लिख रहा हूं, ये स्टेट। अब सुनो, एक स्टूडेंट था गाजियाबाद से, उसने क्लासेस परचेस करी मेरे से। मैं कहां पे हूं? मेरठ। स्टूडेंट कहां पे था? अब मुझे बताओ, दोनों का स्टेट सेम हुआ? देखो, क्लासेस का जो प्राइस है, जब बिल बनता है कैसे बनता है? क्लासेस थी 5000, एक एग्जांपल, ठीक है। उस पे मैंने क्या करा, बिल बनाते टाइम मैंने लगाया 18% जीएसटी। 18% क्या होता है? जीएसटी। रेस्टोरेंट पे 5% है, सब पे सेम नहीं है, बस ये ध्यान रखो, सब पे सेम रेट नहीं है। अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग क्या है? अलग अलग रेट है, ठीक है। अब देखो, 5000 तो क्लासेस का प्राइस था, 18% मैंने क्या लगाया? जीएसटी। 18 मतलब कैसे होगा? कहां जाएगा? 9% जाएगा सेंटर के पास, 9% जाएगा स्टेट के पास, ऐसे आएगा बिल। लेकिन गुड्स कहां मूव हो रही हैं? विद इन सेम स्टेट। एक सिनेरियो समझा? अगला सिनेरियो सुन लो। अगला सिनेरियो है, मैं मेरठ में हूं, ठीक है। मेरठ कहां का? यूपी। एक स्टूडेंट कहां का है? दिल्ली। दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली डिफरेंट स्टेट हो गया, हां या ना? आप सुनो, दिल्ली से एक स्टूडेंट ने क्लास परचेज करी, तो मूवमेंट सेम स्टेट में हो रहा है, डिफरेंट, तो बिल कैसे आएगा? 5000। 5000 पे क्या लिखा आएगा? आईजीएसटी 18%। यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ नहीं होगा। पहले में क्या दिखा रखा था? सेम स्टेट। तो सेम स्टेट पे बिल कैसे आ रहा था? एक्चुअल प्राइस, उस पे से 18% क्या था? जीएसटी। 9 किसके पास गया? सेंटर। 9 किसके पास गया? स्टेट। और ये लिखा हुआ आएगा बिल पे। और अगर डिफरेंट स्टेट में मूवमेंट हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, तो बेटा कुछ नहीं आएगा, क्या लिखा आएगा? आईजीएसटी। अब सर आईजीएसटी लिखा आ गया, होगा क्या? ये जो आईजीएसटी है, इस आईजीएसटी को कलेक्ट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको रखेगा एक अलग अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में रखेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने आप। किसको? स्टेट को। और कुछ पैसा अपने पास, अपने अकाउंट में रखेगा। वापस सुन लो, अगर विद इन दी सेम स्टेट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो आधा किसके पास गया? आधा सेंटर के पास, आधा। अब डिफरेंट, वापस डिफरेंट मूवमेंट हो रहा है बिटवीन, दैट इज डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या होगा? आईजीएसटी लिखा हुआ आएगा। आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां रखेगा? एक सेपरेट अकाउंट में रखेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, कि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के पास अपने आप भेजेगा। तो बिल चेक करना कैसे आता है, बिल कैसे जनरेट करते हो। सुनना जरा, मेरे से क्लास किसी ने परचेस करी गुजरात से, मैं मेरठ में हूं, क्या होगा बिल? क्या लिखाएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? मेरे से किसी ने क्लास परचेस करी मोदी नगर से, बिल में क्या आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। समझ आ रहा है? विद इन लिखा आएगा सीजीएसटी, आईजीएसटी, और अगर विद इन स्टेट नहीं है तो आईजीएसटी। आईजीएसटी को कलेक्ट कौन करता है? कहां रखता है? और उसके बाद अपने आप क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहां तक क्लियर है? इसको लिखवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। यहां तुम लोगों की कंप्लीट होती है यूनिट, और यूनिट कौन सी है? फिस्कल फंक्शन। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे टेस्ट अनाउंस कर दूंगा, आ जाएगा। पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस यूनिट के 3 टेस्ट हैं। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 मिनट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।